बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है वो सेल्स टैक्स के हवाले से एक इंतहाई अहम टॉपिक है कि जिसके अंदर आज हमने बेसिकली पढ़ना है कि सेल्स टैक्स के मामले में प्रोसीजर ऑफ अपील क्या है और रेफरेंस क्या है। सेल्स टैक्स के हवाले से ये रेफरेंस कहते किसको हैं, रेफरेंस कहाँ फ़ाइल किया जाएगा, कौन फ़ाइल करेगा और कितने अरसे के अंदर फ़ाइल करेगा। अपील का क्या तरीक़ाकार है, अपीलेट फोरम कौन सा है, कौन अपील फ़ाइल करेगा, कितने दिन में फ़ाइल करेगा। पहले इसका आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये एक पर्सन, जिसको अगर हम यहाँ पे कहें एग्रीव्ड पर्सन, व्हाट इज़ मेंट बाय एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन का मतलब ये है कि वो शख्स जो मुतासरा है, किस चीज़ से मुतासरा है, डिपार्टमेंटल ऑर्डर से। किसका डिपार्टमेंटल, टैक्स अथॉरिटीज़ का जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर है उससे जो मुतासरा शख्स होगा उसके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एग्रीव्ड पर्सन या एनी पर्सन। तो हमारे पास एक तरफ एग्रीव्ड पर्सन है या एनी पर्सन है और दूसरी तरफ क्या चीज़ है, टैक्स डिपार्टमेंट है। टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, कोई भी फैसला करता है किसके खिलाफ, इस पर्सन के खिलाफ, और अगर ये शख्स उस फैसले से मुतासर होने के बाद उस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करता तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन है, एग्रीव्ड पर्सन। अब ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल विद द एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट द टैक्स अथॉरिटीज। तो बेसिकली वो आपसे यही चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपील और रेफरेंस, क्योंकि यही तो रेमेडी है ना। अब अगर कोई भी शख्स टैक्स अथॉरिटी के किसी फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास क्या रेमेडी है। जो पहली रेमेडी यहां पर है वो है कमिश्नर अपील्स। अब सवाल ये है कि जो कमिश्नर अपील्स है इसके पास जो रेमेडी है वो कौन सा शख्स अवेल कर सकता है। तो जहन में रख लें कि ओनली एग्रीव्ड पर्सन, जब हम सेक्शन पढ़ते हैं 45B को, आप 45B को जब खोलेंगे तो 45B अपील के बारे में बात करता है कि एनी पर्सन अदर देन द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, मींस कि यहां पर खाली कौन आएगा, एनी पर्सन जो एग्रीव्ड है अदर देन सेल्स, क्योंकि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने तो फैसला किया है ना, तो जिसने खुद फैसला किया है वो क्यों जाएगा अपील वाले के पास। तो इसका तो फैसला है, लिहाजा क्या होगा, जो इस टैक्स डिपार्टमेंट के फैसले से मुतासरा शख्स होगा वो कमिश्नर अपील्स के पास जाएगा। कितने दिनों में जाएगा, टाइम क्या है, 30 डेज का टाइम है यहाँ पे। विद इन 30 डेज द पर्सन हु वाज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर वो क्या फाइल करेगा, विल फाइल एन अपील बिफोर द कमिश्नर अपील्स, और टाइम पीरियड क्या है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के पीरियड के अंदर एग्रीव्ड पर्सन, आपको पहली चीज, हु कैन फाइल एन अपील बिफोर द कमिश्नर, ओनली एग्रीव्ड पर्सन। इसकी हायरार्की में जो पहली चीज़ है वो क्या है, कमिश्नर अपील्स है। ये डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है। ये कौन है, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है। टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो अपीलेट फोरम है उसको नाम क्या दिया गया, कमिश्नर अपील्स का नाम दिया गया है। तो जिस शख्स को भी एतराज़ होगा, और कौन सा ऑर्डर जिसके तहत वो अपील फाइल कर सकता है, सेक्शन 10, 11, 25, 36, 66, 10, 11, 25, 36 और 66, ये जो ऑर्डर्स मेड अंडर सेक्शन, ये अगर टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी शख्स के खिलाफ इन सेक्शन के तहत कोई ऑर्डर पास करेगा तो अब ये जो कमिश्नर अपील के पास आप जाएंगे, ये अंडर, आपसे पूछा जाता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस या अगेंस्ट व्हाट ऑर्डर्स अपील में बी फाइल्ड, तो अपील में बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 10, 11, 25, 36 एंड 66। तो अपील जो आपने कमिश्नर अपील को फाइल करनी है सिर्फ और सिर्फ इन सेक्शंस में अगर कोई ऑर्डर आएगा तो अपील होगी, वैसे अपील आपने फाइल नहीं करनी। तो विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, प्रेफर एंड अपील करेगा कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू उसको क्या करेगा, सुनेगा। असल में तो हमने मेन रेफरेंस की तरफ जाना है। सुनने के बाद वो क्या करेगा, फैसला करेगा। जो ये फैसला करेगा, या तो ये फैसला होगा टैक्स डिपार्टमेंट के हक में, या ये फैसला किसके हक में होगा, एग्रीव्ड पर्सन। अगर एग्रीव्ड पर्सन के हक में होगा तो अब एग्रीव्ड कौन हो जाएगा, डिपार्टमेंट।
और अगर डिपार्टमेंट में हक में होगा तो दोबारा कौन फिर एग्रीव्ड हो गया, वो पर्सन एग्रीव्ड हो गया। तो अब क्या रेमेडी है, कमिश्नर अपील के खिलाफ फर्दर जो रेमेडी है इसके लिए एक अपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। फर्दर जो नेक्स्ट इसका हायरार्की है, तो फिर क्या हुआ, टैक्स डिपार्टमेंट का आर्डर आया, उसके खिलाफ कोई भी जो अपील है वो कमिश्नर अपील्स के पास गई। कमिश्नर अपील के खिलाफ कौन जाएगा, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट है और चाहे वो कौन है, एग्रीव्ड पर्सन। तो अब फ़र्क क्या हो गया, पहला फ़र्क आपने जहन में रखना है दैट बिफोर कमिश्नर अपील्स द अपील में बी ओनली फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, whereas appeal before the appellate tribunal may be filed by the tax department as well as by the aggrieved person। दोनों जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। 46 सेक्शन इसके साथ डील करता है। जो ये अपील है हमारी, ये अंडर सेक्शन 46 क्या कहता है, सेक्शन 46, एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर aggrieved by any order passed by the commissioner in land revenue appeals the commissioner in land revenue through adjudication the board under section 45A may within 60 days। तो ये अपील का टाइम कितना है, 60 डेज। ये टाइम कितना जनाब, 60 डेज का टाइम है इसमें। और ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट कौन अपील फाइल कर सकता है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन अपील फाइल करेगा, तो हु मे फाइल एन अपील, किसको, बिफोर अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यहां पर अपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो हम बात करते हैं अपील फाइल करने की, तो वो कौन फाइल करेगा, 60 डेज के अंदर एटलीस्ट कौन सी अथॉरिटी कर सकती है, एडिशनल कमिश्नर। तो एडिशनल कमिश्नर क्या करेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज वो अपील करेगा बिफोर द किसके, कौन सी अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो पहली अथॉरिटी कौन सी होगी, कमिश्नर अपील्स की होगी। दूसरी अथॉरिटी क्या होगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल की होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल में अब जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आया, डेफिनेटली कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 हैं, एक है एडिशनल कमिश्नर और दूसरा कौन है, एग्रीव्ड पर्सन। किसी एक के हक में आएगा और किसी एक के खिलाफ। तो जब ये फैसला किसी एक के हक या किसी एक के खिलाफ आएगा, तो इसके खिलाफ जब आप हाई कोर्ट जाएंगे तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि आप क्या फाइल करेंगे, रेफरेंस। अंडर सेक्शन 47 टाइम कितना है, 90 डेज, आप क्या फाइल करेंगे, रेफरेंस। और इस रेफरेंस में अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं तो अब आप किधर जाएंगे, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। और फाइल क्या करेंगे, लीव टू अपील। क्या फाइल करेंगे, लीव टू अपील। तो कौन कौन सी रेमेडीज होगी, कौन कौन से फोरम हो गए, सबसे पहले हो गए कमिश्नर अपील्स, फिर उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर रेफरेंस बिफोर द हाई कोर्ट, और उसके बाद हो गया सुप्रीम कोर्ट। आप लीव टू अपील फाइल करेंगे विद इन 30 डेज। अब हम थोड़ा सा रेफरेंस को पढ़ते हैं कि ये जो रेफरेंस हमने हाई कोर्ट में फाइल करना है, ये रेफरेंस कौन फाइल करेगा, कितने दिनों में फाइल किया जाएगा, रेफरेंस का प्रोसीजर क्या होगा, रेफरेंस की जो एप्लीकेशन है उसके कंटेंट्स क्या होंगे और क्या फर्दर इसमें डिटेल होगी अगर हम पढ़ें रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस कौन सा, रेफरेंस बिफोर हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट में हमने रेफरेंस फाइल करना है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली बात क्या आ जाएगी कि ये रेफरेंस का टाइम क्या है। तो हाई कोर्ट में जो हमने रेफरेंस फाइल करना है उसका जो टाइम है वो 90 डेज है। टाइम इसमें कितना हो गया, 90 डेज हो गया। दूसरी बात क्या आएगी, हु मे फाइल आ रेफरेंस। रेफरेंस कौन फाइल कर सकता है, तो एग्रीव्ड पर्सन भी कर सकता है और एग्रीव्ड पर्सन के अलावा जो टैक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में कौन करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट में हमने पढ़ा है कि एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल जो कमिश्नर है वो रेफरेंस फाइल करेगा और वो भी क्या है, अथराइज्ड बाय कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर अथराइज्ड बाय कमिश्नर।
तो हु में फाइल आ रेफरेंस, रेफरेंस कहाँ पर फाइल होगा? हाई कोर्ट में। किसके फैसले के खिलाफ फाइल होगा? अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। कितने दिनों में? 90 दिनों में। फाइल कौन करेगा? ये एग्रीव्ड पर्सन फाइल करेगा या टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एडिशनल कमिश्नर अथराइज बाय द कमिश्नर। अच्छा, इसमें कंटेंट्स क्या होंगे? कंटेंट्स ऑफ रेफरेंस कि जो आप रेफरेंस करेंगे उसके लिए क्या होगा? आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो कंटेंट्स ऑफ रेफरेंस एप्लीकेशन, जो आप रेफरेंस की एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके कंटेंट्स, सबसे पहले आप उसमें पूरे फैक्ट्स लिखेंगे कि वाकया क्या है। फिर आप उसमें लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या उसके ऊपर फैसला किया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन ऑफ लॉ। द रेफरेंस में बी फाइल बिफोर द हाई कोर्ट ओनली फॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर आप कोई भी मामला लेकर नहीं जाएंगे। तो ये तो हकायक आपने वैसे लिखने हैं, जो प्रीवियस आपके हकायक हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला क्या आया और साथ आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब बात यह है कि हाई कोर्ट कब प्रोसीड करेगा और कैसे प्रोसीड करेगा। जब हम बात करेंगे व्हेन हाई कोर्ट विल प्रोसीड या मे प्रोसीड, व्हेन हाई कोर्ट में प्रोसीड, जब हम व्हेन हाई कोर्ट में प्रोसीड की बात करेंगे ओनली अगर हाई कोर्ट ये उसको लगता है कि वाकई कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओनली व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, ओनली व्हेन इन ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इज रेज्ड। जब वो कहेगा कि हाँ जी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज है या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इज मेड आउट, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई मेड आउट होगा तो हाई कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज प्रोसीड नहीं करेगा। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फॉलोड बाय हाई कोर्ट। पहली बात आपने याद रखनी है कि जो रेफरेंस होगा हमेशा कम से कम 2 जजेस के सामने, सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट के सामने नहीं जाएगा। रेफरेंस विल बी फाइल्ड, हम उसको कहते हैं वैसे डीबी कहते हैं। डीबी मींस क्या है? डिविजनल बेंच। तो 2 जजेस के सामने वो फैसला जाएगा। एक बात इसमें जहन में रख लें, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ हाई कोर्ट में जाती है बिफोर मोर देन 1 जजेस, तो वो जब भी जाएगी वो किस तरह जाएगी? वो इस तरह जाएगी कि हर जज अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, सेम एक फैसला दोनों जजेस का नहीं होगा। अब एक जज एक के फेवर में और दूसरा जज क्या होता है? दूसरी की फेवर में। अब क्या होगा कि अगर 2 जजेस के पास गया ये, अगर तो 2 जजेस ने उसको क्या कर दिया, फैसले को क्या कर दिया? कंफर्म किया या सेट असाइड किया। कैसे? यूनानिमसली, तो फिर तो बात होगी ख़त्म, उसका फैसला वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हुआ कि 2 जजेस क्या हुआ? आर इक्वली डिवाइडेड ऑन एनी पॉइंट ऑफ लॉ। अब क्या होगा? हम फॉलो करेंगे एज पर सेक्शन 98 CPC। थर्ड जज को यह मामला जाएगा और थर्ड जज का जो फैसला होगा वो क्या होगा? इस मामले में फाइनल होगा। तो ये तरीकाकार, ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। किस सूरत में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब हाई कोर्ट में आपका कोई भी जो फैसला है वो जाएगा तो उसके हवाले से हाई कोर्ट जो है ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। अब उसके बाद फर्दर क्या हो गया? हाई कोर्ट अगर इस जजमेंट में कोई तब्दीली करेगा तो तब्दीली करने के बाद वो क्या करेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म करेगा कि जी हमने ये तब्दीली कर दी है। अब उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस होगा? हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? फैसले को कंफर्म कर दिया रेफरेंस के अंदर, और रेफरेंस के बाद उसने क्या किया? रेफरेंस के बाद उसने अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर जजमेंट हाई कोर्ट विल इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल को। जब वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म करेगा तो अगर हाई कोर्ट ने फॉर एग्जांपल फैसला किया रिफंड का कि जी आप क्या करें? रिफंड ऑफ टैक्स, कि जो टैक्स है वो उसको आप क्या करें? रिफंड कर दें।
रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को क्या कहा कि जो आपने टैक्स लिया वो ज़्यादा है, लिहाजा आप इस टैक्स को क्या करें, एक्सेसिव टैक्स को रिफ़ंड कर दें। तो या तो रिफ़ंड किया जाएगा या क्या होगा कि जो कमिश्नर है वो क्या करेगा, विद इन 30 डेज़ वो किधर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या फाइल करेगा, लीव टू अपील। और साथ ही वो क्या करेगा, ये जो कमिश्नर है ये कलेक्टर को कहेगा किस चीज़ के लिए, टू पोस्ट पोन रिफंड। तो रिफंड को पोस्टपोन करने का आर्डर किसको दे देगा, वो कलेक्टर को दे देगा। और अगर जब आप नॉर्मली ये होता है कि हाई कोर्ट रेफरेंस सुनने से पहले कहते हैं जी पहले टैक्स दे के आ जाओ फिर मेरे पास रेफरेंस ले आओ, अगर कोई आपका इजाफी टैक्स हो तो आपको क्या हो जाएगा, वापस। लेकिन सर्टन केसेस में ये होता है कि जब टैक्स की रिकवरी के लिए आप जाते हो तो हाई कोर्ट उसको पहले ही स्टे कर देता है कि जी आप इससे टैक्स रिकवर ना करें। तो अगर हम हाई कोर्ट की पावर की बात करें तो हाई कोर्ट की पावर के लिए आपने याद रख लेना कि 6 मंथ हाई कोर्ट क्या कर सकता है, स्टे रिकवरी। और अगर विद इन 6 मंथ हाई कोर्ट जो है वो रेफरेंस का फैसला नहीं करता तो ये स्टे ऑफ रिकवरी का ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेटिसाइड हो जाएगा और वो जो डिपार्टमेंट है उस बंदे से टैक्स रिकवर करने के काबिल हो जाएगा। तो हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है ड्यूरिंग रेफरेंस स्टे करने की रिकवरी को, वो कितने अरसे के लिए है, 6 मंथ, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो सिंपली आज का हमारा टॉपिक क्या था, हमने आज बेसिकली पढ़ा है कि कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं टू द एग्रीव्ड पर्सन आर द डिपार्टमेंट इन रिगार्ड ऑफ द सेल्स टैक्स मैटर्स। तो हमने उसके फॉर्म पढ़े। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले एग्रीव्ड पर्सन कमिश्नर अपील्स के पास जाएगा 30 डेज़ में, फिर एग्रीव्ड पर्सन या जो आपका एडिशनल कमिश्नर है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा 60 डेज़। तो उसके बाद क्या है कि जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, चाहे वो डिपार्टमेंट है या वो पर्सन है, वो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट रेफरेंस फाइल करेंगे विद इन 90 डेज़। और हाई कोर्ट के फैसले से एग्रीव्ड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी क्या चीज़, लीव टू अपील, और उसका टाइम क्या है, विद इन 30 डेज़ है। तो रेफरेंस क्या चीज़ है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जब एग्रीव्ड पर्सन या टैक्स डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के मुतल्लिक, उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस। तो रेफरेंस की अगर सिंपल डेफिनेशन बनेगी तो क्या बनेगी कि रेफरेंस इज द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन or the tax department through additional commissioner, tax department through additional commissioner before a high court for the redress of grievances are against the order of the appellate tribunal। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस।